नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे। आज छोटी दीपावली है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनों के साथ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब हम बात करते हैं डिपॉजिटर एजुकेशनल एंड अवेयरनेस फंड, जिसको हम शॉर्टकट में डीफ फंड बोलते हैं। डीफ डिपॉजिटर एजुकेशनल एंड अवेयरनेस फंड, ये 2014 का स्कीम है। 2014 में ये स्कीम्स लाई गई थी और अभी भी इफ़ेक्टिव है। इसमें जो लेटेस्ट गाइडलाइंस अभी रनिंग है वो 1 अक्टूबर 2025 से इफ़ेक्टिव है। और डीफ स्कीम 2014 इन फोर्स है आज के डेट में। इसका मकसद क्या है? इसमें जिस भी, सबसे पहले हम इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको अवगत है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 26A के तहत आरबीआई ने इस फंड की स्थापना 2014 में किया था। अब फंड की बात आई कि इसमें डिपॉजिटर एजुकेशनल अवेयरनेस फंड, इसमें एक वर्ड फंड लगा है। ये फंड इसमें आता कहाँ से है? जिस भी किसी पब्लिक का अकाउंट्स बैंक्स में है और लास्ट 10 ईयर से कोई भी ऑपरेशन उसमें नहीं हुआ है या अनक्लेम डिपॉजिट्स पड़ा हुआ है, तो इनको बैंकों द्वारा आरबीआई के दिशा निर्देश पे ये भी एक्ट डिफाइन करी गई है। उसके तहत वो अमाउंट उस फंड में ट्रांसफ़र होता है जो बैंक को एक पार्टिकुलर पीरियड दिया गया है, जिसके तहत जो भी अनक्लेम डिपॉजिट है या 10 साल से उस अकाउंट्स का ऑपरेशन नहीं हुआ है, ऑपरेट नहीं किया गया है अकाउंट होल्डर द्वारा, तो सारे अकाउंट का मिला के जो भी ग्रॉस बैलेंस है बैंक लेवल पे, इनको डिपॉजिटर एजुकेशनल अवेयरनेस फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसमें प्रोसीजर क्या है फंड ट्रांसफ़र का? बैंक से जो डीफ फंड में अकाउंट फंड ट्रांसफ़र होगा, कहाँ से होता है? तो सबसे पहले जो भी किसी भी मंथ में, मतलब कैलेंडर मंथ, जो एक मंथ में जो भी अकाउंट ड्यू होता है, ड्यू मतलब जो 10 ईयर से ऑपरेट नहीं हुआ है अकाउंट या अनक्लेम डिपॉजिट 10 ईयर से रखा गया है, वो कोई पार्टिकुलर मंथ में ड्यू होता है। तो उस कैलेंडर मंथ का जो भी फंड्स बैंक लेवल पे एक्यूमुलेट करके एंड जो उसका इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट मान लो एक्चुअल बेसिस पे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है, कहीं हम प्रोविजंस करके रखते हैं, तो वहाँ से इंटरेस्ट भी हम ट्रांसफ़र करेंगे। इंटरेस्ट हम एक्चुअल रियलाइजेशन करेंगे टिल द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब उस कैलेंडर मंथ और लास्ट 5 वर्किंग डेज ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, जिस डेट तक हम ट्रांसफ़र करते हैं उनका इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट करेंगे और दोनों अमाउंट इकट्ठा करके हम ट्रांसफ़र करेंगे। फिर भी ट्रांसफ़र करने से पहले यदि कोई गवर्नमेंट्स का या टैक्स लाइबिलिटीज़ खड़ी है, स्टैच्यूटरी लाइबिलिटीज़ खड़ी है, तो उसको हम कंसिडरेशन करेंगे रियलाइजेशंस के लिए। मतलब बिफोर ट्रांसफ़र द फंड टू द डीफ अकाउंट यू हैव टू इंश्योर प्रॉपर रियलाइजेशन ऑफ व्हाट एवर द टैक्स आउटस्टैंडिंग इन द कस्टमर अकाउंट्स। सपोज कोई कस्टमर का गवर्नमेंट के साइड से टैक्स लाइबिलिटीज़ खड़ी है या कुछ है, तो इनको हम इंश्योर करेंगे उनको रियलाइज़ करने का। फिर हम उस रिमेनिंग अमाउंट को डीफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं जो भी एक कैलेंडर मंथ में ड्यू होता है। इसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट जो किया जाता है, जो भी अनक्लेम डिपॉजिट होता है बैंकों द्वारा जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, जो लेटेस्ट इंटरेस्ट है जो 11 मई 2021 से लागू है, वो 3% है। फिर बीच में 2 बार और चेंज हुआ था। जून 30 2018 तक, मतलब जब 2014 में फंड बनी थी 2018 तक इनका इंटरेस्ट रेट 4% था। फिर 18 से लेके 10 मई 21 तक 3.5% था और 11 मई 2021 से 3% के हिसाब से हम अनक्लेम डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पेमेंट्स करेंगे, जो फंड में डीफ फंड में ट्रांसफ़र से पहले इनको इंश्योर किया जाएगा बैंकों द्वारा। इसको जो बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जैसे बैलेंस शीट है, इनको कंटीजेंट लायबिलिटीज अदर 12 शेड्यूल के अंतर्गत उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किया जाता है।
कंटीजेंट लायबिलिटीज अदर शेड्यूल्ड 12 में बैंकों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनको जो भी डिफ बैलेंस है पर्टिकुलर बैंक का उधार भी आए, इनको रिफ्लेक्ट किया जाता है कंटीजेंट लायबिलिटी अदर अंडर शेड्यूल 12 ऑफ बैलेंस शीट्स। इसमें जो अनक्लेम पीरियड होता है या अकाउंट जब तक इनऑपरेटिव्स रहता है, यदि कस्टमर 10 साल के बाद भी उस पैसे को बैंक से क्लेम करता है तो उनको 3% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी पेमेंट्स किया जाएगा। और जो भी क्लेम यदि डिफ से कस्टमर को वापस मिलता है, मतलब रिफ़ंड होता है डिफ टू कस्टमर, जो बैंक के थ्रू इनको रिफ़ंड मिलता है, उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है या KYC है, उनको बैंकों द्वारा मिनिमम 5 ईयर तक प्रिजर्व रहना है। मतलब रिफ़ंड स्टेटस का जो डॉक्यूमेंट है बैंकों द्वारा 5 ईयर तक रिजर्व करके रखा जाना है। जो भी ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम्स बैंक टू डिफ फंड होता है तो एक अनक्लेम डिपॉजिट रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, जिसको हम UDRN नंबर कहते हैं, अनक्लेम डिपॉजिट रेफरेंस नंबर। जो ये CVS के थ्रू जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये नंबर एलोकेट होता है, लेकिन इस नंबर को हम डिफरेंट पोर्टल पे भी अपलोड करते हैं, लेकिन इनकी जो आइडेंटिटीज़ है अकाउंट होल्डर्स और बैंकों के बीच में ही रखा जाना चाहिए। मतलब इनकी सिर्फ रेफरेंस नंबर डिस्क्लोज होगा, लेकिन जो इनकी डिस्क्लोजर है, मतलब किसका नंबर ये बिलोंग्स कर रहा है, एक डिस्क्लोजर केवल बैंक्स और अकाउंट होल्डर के बीच होनी चाहिए। ये किसी भी थर्ड पार्टी के नॉलेज में UDRN नंबर को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने काफ़ी मेहनत करी थी, जो लोगों को अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुँचे, जो भी उनके लीगल हेयर सर्वाइवर्स है, इन केस कोई अनफॉर्चुनेट केस होता है तो इसके लिए सारे बैंकों को निर्देश दिया गया कि जो भी UDRN नंबर है या कस्टमर का नाम या एड्रेस विदाउट पिन कोड, ध्यान रखिएगा, नाम और एड्रेस विदाउट पिन कोड एंड UDRN नंबर सारे बैंक को अपने जो पब्लिक डोमेन वेबसाइट है वहाँ अप टू डेट करना होता है, जिससे कोई भी पब्लिक उनके नाम, अकाउंट एंटिटीज के आधार कम्बिनेशन के आधार पे बैंकों की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। यदि ये अकाउंट अदर देन इंडिविजुअल है, किसी कंपनी या प्रोप्राइटरशिप के नाम पे या किसी अदर्स एंटिटीज़ के नाम पे अदर देन इंडिविजुअल है, तो वहाँ वो जो ऑथराइज पर्सन के नाम से जो ऑथराइज सिग्नेटरी थे उनके नाम के कम्बिनेशन के आधार पे वहाँ पे पब्लिक सर्च आउट कर सकते हैं। ये डाटा मंथली बैंकों द्वारा उनके वेबसाइट पे अप टू डेट किया जाता है। पब्लिक डोमेन के लिए जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनको सर्च करने में मदद मिलती है, जिसमें अहम चीज़ें होती है उनका नाम, एड्रेस विदाउट पिन कोड एंड UDRN नंबर, जिसमें कई कम्बिनेशंस का ऑप्शन अवेलेबल होता है पब्लिक के लिए, जो अपना उनको फुलफ़िल करके वो सर्च आउट कर सकते हैं। और बैंकों को मैंडेटरीली ये मंथली अप टू डेट करना है अपने वेबसाइट पे। 2023 में RBI ने एक उद्गम पोर्टल का लॉन्च किया। 2003 में उद्गम पोर्टल, ये भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन एसेस किया जाता है, ये पब्लिक डोमेन में सर्चर पोर्टल के फॉर्म पे उन्होंने लॉन्च किया, जिस पे कोई भी इंडिविजुअल्स या जो भी उनके क्लेमेंट, राइटफुल क्लेमेंट है, जिनको पैसे का हकदार बनता है, वह उद्गम पोर्टल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। इनको समय समय पे इनको अप टू डेट किया जाता है। जब भी डाटा बैंकों से आती है इन पोर्टल को अप टू डेट किया जाता है। इनका नाम ही से है अनक्लेम्ड डिपॉजिट एसेस इंफॉर्मेशन गेटवे। उद्गम पोर्टल 2023 में लॉन्च किया गया था, जिस पे आप अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सर्च करने के लिए पब्लिकों द्वारा यूज किया जाता है। इनको इसमें जो ऑपरेशंस की जो प्रक्रिया होती है, बैंक्स कैसे ऑपरेट करती है, तो जो एक कुबेर पोर्टल है गवर्नमेंट्स का, उसके मॉड्यूल्स में एक डीफ मॉड्यूल दिया गया है, जिसके तहत बैंक्स उस मॉड्यूल में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कोई बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक है, तो वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। उनमें उनको 2 ईमेल ID मैंडेटरीली देना होता है। और फर्दर
जो भी आरबीआई और बैंक्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो जो वो बैंक्स द्वारा ईमेल प्रोवाइड किया गया होता है उन्हीं ईमेल के द्वारा होता है। इसमें से एक, अब तो बैंक्स का रजिस्ट्रेशन डीफ फंड्स के लिए हो गया कुबेर पोर्टल पे, उनके डीफ मॉड्यूल पे जाके। अब उसमें जो ऑथराइज सिग्नेटरी होता है, बैंकों द्वारा एक ऑथराइज सिग्नेटरी डिजिग्नेट किया जाता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 ऑफिसर्स का होता है, जो ज्वाइंटली इनको ऑपरेट करता है। और ज्वाइंटली जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगे तो ज्वाइंटली ऑपरेट करेंगे, और जो भी फॉर्म्स या रिटर्न्स फाइल करेंगे ज्वाइंट साइन से करेंगे, जो भी ऑथराइज किए गए हैं। जैसे कि फॉर्म 1, 2 या कोई भी रेक्टिफिकेशन फॉर्म है, वो ज्वाइंटली जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी डिजिग्नेट किए हैं बैंक को द्वारा, उनके द्वारा साइन होके वो रिटर्न्स सबमिट होना है। जो भी फंड्स उनको उस मंथ में ड्यू हुआ है बैंक्स लेवल पर, जो भी मेंबर बैंक्स है, वो ई कुबेर पे जाके जो डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड्स एंड सर्विस मॉड्यूल है, वहाँ पे जाके अपना ट्रांजैक्शन करेंगे। और होल एज ए बैंक लेवल पे टोटल फंड डिफ अकाउंट में, डिफ फंड में ट्रांसफ़र होता है ऑन द प्लेटफॉर्म ई कुबेर सिस्टम अंडर DEA डिपॉजिटर एजुकेशन एंड DEA फंड एंड सर्विस मॉड्यूल ऑफ ई कुबेर पोर्टल। यहाँ पे जाके बैंक अपना जो भी अमाउंट ड्यू है वो डिफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और ये जो ट्रांसफ़र मॉड्यूल होता है, ये केवल मंथ एंड में 5 दिनों के लिए एक्टिव रहता है, और बैंक्स केवल सिंगल ट्रांजैक्शन करेंगे उस मंथ का जो ड्यू अमाउंट है अनक्लेम डिपॉजिट का, टू ट्रांसफ़र टू द डी फंड ऑन कुबेर पोर्टल अंदर DEA फंड्स एंड सर्विस मॉड्यूल। वो लास्ट जो 5 वर्किंग डेज होता है, उसी के तहत वो अपना सिंगल फंड सिंगल ट्रांजैक्शन में ट्रांसफ़र करेंगे। वो बैंक लेवल पे मेंटेन किया जाता है। अभी आपने जाना कि जो भी फंड ट्रांसफ़र होना है डी फंड में, वो महीने में एक बार एक ट्रांजैक्शन के थ्रू होता है, और वो लास्ट 5 वर्किंग डेज एक्टिव रहता है ई कुबेर सिस्टम पे। उसी तरह से जो क्लेम, अब कोई बंदा ट्रेस करके आया कि मेरा पैसा था बैंक में, मेरे को वापस करना है, तो बैंक इनको होल एज ए बैंक हो, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, तो होल बैंक्स के लेवल पे जो क्लेम बनता है वो सारे कैलकुलेट करके, जो भी उनकी रिक्वायर्ड फॉर्म या ऑथेंटिकेशन है उनके रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट है, वहाँ से क्लेम करके सिंगल अमाउंट्स और सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए रेडी होता है। और फिर ई कुबेर पोर्टल पे उस मंथ में, एक मंथ में वो फर्स्ट 10 डेज एक्टिव रहता है, जो क्लेम लेने के लिए, क्लेम को रिफंड लेने के लिए। तो उसी 10 डेज के अंदर पार्टिकुलर बैंक एक ट्रांजैक्शंस मॉड्यूल में, सिंगल ट्रांजैक्शन मॉड्यूल में सारे क्लेम को वो लॉन्च करेंगे, और बैंक को पैसा रिफंड होता है, फिर वो कस्टमर अकाउंट्स में जाता है। फॉर्म 1 एक मंथली स्टेटमेंट होता है जो ऑटो जनरेटेड हो जाता है और बैंकों को भेजा जाता है। फिर इनको टैली करना होता है जो फिगर इन्होंने ट्रांसफ़र किया है या नहीं किया है, वो फॉर्म 1 से टैलीड करके और वेरीफाई करके वो रीसबमिट करेंगे कि जो भी फंड डिफ फंड में ट्रांसफ़र हुआ है वो फॉर्म 1 के थ्रू अपनी स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे सबमिट किया जाता है रीचेक करके। अब क्लेम कस्टमर को कैसे मिलता है? जो भी कस्टमर्स कभी जो भी अनक्लेम डिपॉजिट है उनका, वो बैंक्स को इंटीमेट किया कि भाई मेरे पैसा चाहिए, तो वो बैंक्स उनको पेमेंट्स करेगा इमिडिएटली, और जो भी इंटरेस्ट उनका बनता है जो 2021 से 3% के हिसाब से दिया जाना है, उनके आधार पे उनको क्लेम दिया जाता है। फिर मंथली कंसोलिडेटेड क्लेम एज ए बैंक एज ए होल वो जनरेट करके एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म होता है ई कुबेर सिस्टम पे, वो जब लॉन्च कर देंगे, जो भी एक्टिव पीरियड है, जो फर्स्ट 10 डेज ऑफ मंथ होता है, वहाँ एक फॉर्म 2 ऑटो जनरेट होता है। फिर उस फॉर्म 2 को प्रिंट आउट लेके 3 दिन के अंदर, और जो भी ज्वाइंट सिग्नेटरी है वो उनके द्वारा साइन किया जाएगा। फिर वो भी जो भी कंकरेंट ऑडिटर है या जो भी उनके इंटरनल ऑडिटर है बैंक्स का, उनके द्वारा वेरीफाई होके वो आरबीआई को सबमिट होना है फॉर्म 2, जिनको हम क्लेम रिफंड फॉर्म भी कहते हैं। और फिर
एज ए होल सिंगल ट्रांजैक्शन के द्वारा बैंक को उस मंथ का जो भी क्लेम उन्होंने पेमेंट्स किया है वो कंसोलिडेटेड रिफंड्स बैंक को आ जाती है। तो अभी हमने आपसे बात करी डीप फंड्स की, और दिन में आपसे हमने बात किया था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, और एक और अदर्स थिंग था जिसके लिए हमने भी आपसे बात किया था, कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू द कस्टमर्स। तो आज हमने 3 बात करी, कोड ऑफ बैंक टू द कमिटमेंट टू द कस्टमर, BCSBI एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड डीप फंड्स। आप ऐसे ही कुछ आपका सहयोग मिलता रहा, टाइम मिलता रहा तो आपसे जुड़े रहूँगा। और शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य टाइम देने के लिए। शुभ रात्रि, थैंक यू।